वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। आप लोगों ने देखा हुआ है कि पिछले दो क्लासेस हम लोगों ने कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई पर किया था। फर्स्ट क्लास में कंपोजिट सप्लाई विद एग्जांपल बहुत ढंग से हम लोगों ने समझा। सेकंड क्लास में स्पेसिफिक वे से मिक्स्ड सप्लाई के ऊपर क्लास थी, उसको समझा। आज इन्हीं दोनों के डिफरेंस और सिमिलरिटीज के ऊपर कंटेंट को कवर अप करके इस टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे। ये हम लोगों की थर्ड क्लास है और इसके लिए निरूपम की तरफ से जो बुक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको बेस लिया है। इसको लिखा है डॉक्टर विपुल विनोद ने। इसमें से कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई रेगुलर आप इसको देख रहे हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इसको कवर अप कर लिया है। तो मैं डायरेक्टली आप लोगों को इसके डिफरेंस के ऊपर ले आता हूँ। मिक्स सप्लाई भी जैसे आपने देखा कि कंप्लीट हो गया। इतना सब कंटेंट हम लोग कवर अप कर चुके हैं। हेडिंग अब आपको दिख रही होगी, डिफरेंस बिटवीन कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई। इज इट विजिबल? यस सर। यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इंडिविजुअली बेसिक लॉजिक जो है कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई का आपका क्लियर है। तब आप कहेंगे सर जब इंडिविजुअल क्लियर है तो फिर हमें डिफरेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। बेटा एग्जामिनेशन में अगर आ जाता है डिफाइन और एक्सप्लेन, तब तो आप सेपरेटली उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। मगर जब क्वेश्चन आपका डायरेक्टली डिफरेंस करने के ऊपर आए तो वैसी हालत में आपको डिफरेंस के पॉइंट पता हो और आपका आंसर स्पेसिफिक हो और फोकस हो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे, तो उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं। इसमें से सबसे पहले पॉइंट जो आपको लिखा दिख रहा है वो है प्रिंसिपल सप्लाई। तो अभी तक आप नाम से ही समझ गए कि जब कंपोजिट होगा तब उसमें प्रिंसिपल सप्लाई का नाम आएगा। तो देखिए कंपोजिट में एटलीस्ट वन सप्लाई विल बी प्रिंसिपल सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई की कुछ भी बात नहीं होती। इतना कंटेंट आपको याद होगा कि जब हम कंपोजिट सप्लाई की बात करते थे तो इसमें सप्लाई एक जो होती थी वो प्रिंसिपल सप्लाई होती थी और बाकी सारे मैटर जो हैं इसके एडिशनल वो दूसरी तरफ होते थे। यही बेस होता था जिसमें कि हम लोग रेट नहीं लेते थे और प्रिंसिपल सप्लाई की ही बात करते थे। अगर मैं इसको एकदम ही देसी भाषा में बात करूं इस कंडीशन को कंपोजिट सप्लाई को, तो आप ये समझ सकते हैं कि किसी के गार्जियन या फादर उसके साथ में है और उनकी फैमिली उनके साथ में है। तो अगर एक पार्टी में गए हैं जहां पर फादर भी हैं और फिर उसके साथ में उसके फैमिली के मेंबर्स भी हैं, वो चार पांच कोई भी हो, तो अब अगर वहां पर कोई डिसीजन लेना है, बच्चे लेंगे डिसीजन या फादर लेंगे, तो आप कहेंगे कि सर ये फादर ही लेंगे, इन्हीं की बात चलेगी। तो इन्हीं को ही कंपोजिट में क्या नाम से बोला गया? प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल वाला पॉइंट जो है वो कंपोजिट में रहता है और इसी वजह से बाकी जो इनके बच्चे होते हैं, अटैच होती हैं, सब्सिडरी सर्विसेज होती हैं, इनका कोई भी अस्तित्व नहीं होता, एग्जिस्टेंस नहीं होता। थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करा दें क्योंकि अभी आगे ये पॉइंट आपका आने वाला है। तो ये जो बाकी सर्विसेज हैं इनके कोई भी अगर रेट हैं टैक्स के, तो कोई भी रेट हो जीएसटी के रेट, टैक्स के, तो उन टैक्स रेट का, उन परसेंटेज का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि बच्चे अपने फादर के साथ में गए हैं, जो वो डिसाइड करेंगे वही माना जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ही होता है। तो जो रेट प्रिंसिपल गुड्स का होता है, जो परसेंटेज प्रिंसिपल गुड्स की होती है, उसी को ही हम लोग फॉलो कर लेते हैं और बाकी जो भी रेट्स हैं उनकी तरफ हम लोग ध्यान ही नहीं देते। तो इसलिए प्रिंसिपल का पॉइंट थोड़ा सा आपको रिवाइज कराया कि समझ में आ गया होगा। तो प्रिंसिपल सप्लाई जो है वो कंपोजिट सप्लाई का पार्ट है, इसी में ये टर्म यूज होता है, जब बल्कि मिक्स्ड सप्लाई में ऐसा कोई भी टर्म यूज नहीं होता। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट के लिए मैं याद दिलाऊंगा कि मैंने आपको एक टर्म बोला था फेविकोल का मजबूत जोड़। तो फेविकोल का मजबूत जोड़ आपको याद आ रहा होगा कि जब हम अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो कंपोजिट के केस में किसी को भी सेपरेट नहीं किया जा पाता, अलग नहीं करते, और ये जो है एक बंडल है, एक दूसरे के अलावा इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है।
अगर आप फिर वही बेसिक ध्यान दें कहानी की, फादर अपने बच्चों के साथ में फैमिली को लेकर के गए हैं किसी पार्टी में, तो वहां पर नॉर्मली आप देखें कि बच्चे अगर छोटे भी हैं तो वो गार्जियन के अगल बगल ही रहते हैं और जाना भी उन्हीं के साथ होता है, आना भी उन्हीं के साथ होता है, उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। अब आप देखिए कि एक फैमिली है, उसके दो छोटे बच्चे हैं और रात के 2 बजे पार्टी से लौट करके आना है, तो आप खुद सोचिए सब एक साथ आएंगे या अलग अलग आएंगे। एक 5 साल का बच्चा है और एक 8 साल का बच्चा है, ये कहें कि नहीं भाई हम तो सेपरेटली अकेले घर पहुंच जाएंगे, तो ये क्या मुमकिन है इस कंडीशन में? मैंने ये एग्जाम्पल इसी लिया है थ्योरी समझाने के लिए कि जब हम गुड्स में बिजनेस में डील कर रहे हैं और जब सारे गुड्स प्रिंसिपल के साथ ऐसे अटैच हैं कि जिनको अलग नहीं किया जा सकता और प्रिंसिपल का भी अस्तित्व डिपेंड करता है इन सब्सिडीज कंडीशन में, तब मैंने आपको टर्म दिया था फेविकोल का मजबूत जोड़, जिसको अलग नहीं किया जा सकता, तो ये कंपोजिट में होगा। और जब हम मिक्स्ड की बात करेंगे तो इन सबको हम सेपरेटली डील करेंगे, हर एक की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। थर्ड डिफरेंस का पॉइंट है नेचुरल बंडल। कोई स्टूडेंट मुझे क्या नेचुरल बंडल के बारे में बताएगा? पढ़ चुके हैं आप दोनों पॉइंट? किसी स्टूडेंट को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो कुछ आइडिया बेटा लग रहा है नेचुरल बंडल का, कुछ याद है? यहाँ के लिए नेचुरल बंडल में इसके लिए आपको मैं एक याद दिलाता हूँ, मैंने स्टोरी इसलिए सुनाई थी। टीवी सेट परचेज करने के लिए गए थे, स्टोरी याद आई? यस सर। तो जो टीवी सेट यस था सर। वो नेचुरल बंडल होकर के बना था, बिना उसकी पैकिंग के क्या आप परचेज कर लेते थे? तो नहीं सर, माइंड है उसके सबका। साथ और भी। हाँ, तो सबका माइंड सेट है कि हम किस तरीके से गुड सेल करेंगे और कैसे गुड्स को परचेज करेंगे, इस बंडल को सेपरेटली अलग नहीं किया जा सकता। जब बल्कि मिक्स सप्लाई में जितनी भी सप्लाईज हैं इन सबको ये इंडिपेंडेंट होती हैं, इनको अलग अलग किया जा सकता है। शायद आपको स्टोरी याद हो, मैंने बताया था कोचिंग पढ़ने के लिए गए और उसमें जो है कैसे वर्क किया गया था। कोचिंग के लिए फी भी थी, गुड्स भी थी, तो आपने फी तो कोचिंग में डिपॉजिट कर दिया था, रजिस्टर वहां से ना लेकर के रजिस्टर बाहर किसी दुकान से जा करके परचेज कर लिया था, पेन चाहिए था वो अलग दुकान से परचेज कर लिया था। तो ये बंडल भी बन सकता था और सेपरेटली भी हो सकता था। तो इसलिए कोई नेचुरल बंडल नहीं है कि ज़रूरी है कि जहां आप पढ़ने गए वहीं से रजिस्टर ले रहे हैं, वहीं से पेन ले रहे हैं, वहीं से स्टडी मटेरियल ले रहे हैं। अगर ये ज़रूरी हो जाता है और जिनको अलग नहीं किया जा सकता तब बेटा ये कंपोजिट सप्लाई का पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लाते हैं फोर्थ के ऊपर, जीएसटी रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई विल बी एप्लीकेबल। मैंने क्या बताया कि जब फादर के साथ बच्चे जाएंगे तो वही बात चलेगी जो फादर के साथ प्रिंसिपल पर्सन के साथ रन करेगी। तो जितना भी रेट, अभी मैंने एग्जांपल में आपको रिवाइज में बताया कि रेट जो है वो प्रिंसिपल के लिए होगा, वही बाकी सब लोग को रेट फॉलो करना पड़ेगा। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी, आपको शायद याद हो कि मैंने बताया था कि जब प्रिंसिपल सप्लाई जो है वो एग्जाम्प्टेड रेट की होती है, मतलब उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता या जीरो उसके ऊपर रेट लग जाता है, तो इसके बाद जो भी इसके सेकेंडरी सप्लाई का पार्ट है जो इसके साथ अटैच है उनका कोई भी रेट हो तो फिर वो भी जीरो ही लगता है। ये इसका एक बेनिफिट था। जब बल्कि मिक्स सप्लाई में आपको याद होगा मैंने स्टोरी बताई थी हायर टैक्स की, कि 5 अगर कंटेंट हैं, उन 5 कंटेंट में से जिसकी सबसे ज्यादा रेट होगा हम उसी को ही टैक्स के लिए लेंगे। तो जिन लोगों को टैक्स लायबिलिटीज वाला पॉइंट समझने में दिक्कत हो तो सेकंड लेक्चर इसके ऊपर जो दिया है उसमें रिवाइंड करके देख लीजिएगा, मैंने बहुत ढंग से डेप्थ के साथ में इन दोनों का डिफरेंस आपको बताया है। ये आपको भी फिर जरूरत लग रही है कि यहाँ पर मैं ये आपको बताऊं? नो सर। ओके, आफ्टर देन जो नए बच्चे हैं तो वो भी परेशान नहीं हो, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, उससे आप देख लेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, एग्जाम्पल सप्लाई ऑफ चार्जर अलोंग विद मोबाइल। ये एक एग्जाम्पल है, तो सर क्या हमें यही एग्जाम्पल लिखना होगा? बेटा एक एग्जाम्पल डिफरेंशिएट करने के लिए लिखा है, आपको तो मैंने
4 एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल दिए थे कंपोजिट के लिए, तो कोई भी ऐसा एग्जाम्पल लिख लीजिएगा जिसमें गुड्स को सेपरेटली अलग नहीं किया जा सकता हो। और इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिएगा मिक्स्ड के लिए। दिवाली के टाइम का मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, यहाँ पर इसके ऊपर ज़्यादा समय नहीं ले रहे। दिवाली के टाइम का ही मैंने एग्जाम्पल गिफ्ट पैक का दिया था कि जब अलग अलग शॉप से अलग अलग आइटम्स परचेज करने थे। इसके लिए आपको डेप्थ में अगर नॉलेज चाहिए तो जो सेकंड लेक्चर है मिक्स सप्लाई का, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसमें एग्जाम्पल ढेर ढेर सारे लिए थे, ये आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट डिफरेंस है 6, विलिंगनेस ऑफ बायर। तो अब कंपोजिट के लिए क्या है, बायर ओनली पे फॉर द प्रिंसिपल सप्लाई, अदर सप्लाई आर डन ऑन इट्स ओन, देयर इज नो चॉइस। तो जो बायर है, यहाँ बायर की बात हो रही है, वो प्रिंसिपल सप्लाई को ही परचेज करने जाता है। याद करिए मैंने बताया था कि आप अगर जाएं तो आप टीवी परचेज करने जाएंगे, आपका मूड होता है टीवी परचेज करने का, यहीं पर आपके माइंड सेट होता है। ना कि आप ये सेट करके जाते हैं कि हम इसके साथ में पैकिंग का गत्ता भी परचेज करेंगे, इसके साथ में जो पैकिंग के अंदर थर्माकोल लगा उसको यूज़ करेंगे। इस तरीके के जो कंटेंट होते हैं इसका आप माइंड सेट नहीं करते हैं। आप तो कहते हैं टीवी परचेज होगी तो ये उसके साथ ही होगा, कॉस्ट वगैरह जो भी होगी उसी में ही कवर अप होगी। तो ये कंपोजिट का एग्जाम्पल है। और जिस समय हम मतलब यहाँ पे देखो सिर्फ प्रिंसिपल की बात है, प्रिंसिपल का मतलब सिर्फ एक बंदे की, जो मेन हेड है सिर्फ उसके लिए ही माइंड सेट करता है परचेजर। जब बल्कि मिक्स्ड में एक के लिए नहीं परचेज करता, मिक्स्ड में पूरे पैकेट की जब बात करता है तो उसमें कई ऑप्शंस होते हैं, और इन ऑप्शंस को देख करके ही वो अट्रैक्ट होता है कि अरे इसमें चॉकलेट भी है, इसमें कोल्ड ड्रिंक भी है, इसमें चिप्स भी है, कोई गिफ्ट भी अलग से दे रखा है। तो इन सब कंटेंट को ले करके जब परचेज किया जाता है तो वो हमारे लिए एग्जाम्पल दोनों का डिफरेंस का बनता है। नेक्स्ट आते हैं 7th में, ऑप्शन ऑफ नेमिंग। मिक्स सप्लाई कैन नॉट बी कॉल्ड कंपोजिट सप्लाई एज देयर इज नो नेचुरल बंडल। कहने का मतलब है कि अगर एक बार मिक्स सप्लाई में चीज़ें आपने डिक्लेयर कर दी या आप समझ गए कि मिक्स सप्लाई है, तो वो कभी भी कंपोजिट सप्लाई में नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है इसको समझिएगा, क्योंकि जैसे ही मिक्स सप्लाई हुआ तो सब इंडिपेंडेंट हो गए, सबके सब इंडिपेंडेंट हो गए। जब बल्कि कंपोजिट सप्लाई का आने का मतलब ही यही होता है कि सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। एक दूसरे का क्या मतलब आप समझें कि ये जो डिपेंडेंट है ये प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए मैंने आज की क्लास जो स्टार्ट करी तो वो एक पार्टी में फादर के साथ भेजी, फैमिली छोटे बच्चे भेजे। तो आप खुद देखिए कि बच्चे जो हैं वो जाने आने और पार्टी के डिसिप्लिन के लिए फादर के ही ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर कभी कोई ऐसी कंडीशन होती है कि इस बंडल को सेपरेटली अलग किया जा सके तभी हम लोग इसको नेम से जानते हैं। इसीलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा, इफ द सप्लाई आर इन अ बंडल आर बिकॉज ऑफ एनी रीजन नॉट बी कॉल्ड कंपोजिट, इट कैन बी कॉल्ड मिक्स सप्लाई। कहने का मतलब है कि जो मिक्स्ड सप्लाई है, इसको समझिएगा, जो मिक्स्ड सप्लाई है वो कभी भी कंपोजिट सप्लाई नहीं बन सकती। उसका एक बेसिक रीजन यही है कि मिक्स्ड सप्लाई में सब इंडिपेंडेंट होते हैं। जब बल्कि अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि कंपोजिट सप्लाई अगर है और वो कंपोजिट सप्लाई कैटेगरी में नहीं आ पा रही है, तब हम उसको मिक्स्ड सप्लाई टर्म में रख सकते हैं। डिफरेंस आपने देखा कि कंपोजिट सप्लाई जो है वो मिक्स सप्लाई के नेम से तो जानी जा सकती है, मगर कभी भी मिक्स सप्लाई जो है वो कंपोजिट सप्लाई के नेम से नहीं जानी जा सकती। बताइए इसमें कोई डाउट लग रहा हो तो। No, sir.
समझ में आ भी रहा है कि बस इज्जत रखने के लिए मेरी बोल देते हो? नो सर। सर जैसे कि मोबाइल और चार्जर वाला एग्जांपल है सर, तो ये तो मिक्स सप्लाई भी हो सकता है ना। हाँ, कहने का मतलब ये है कि आप जब खाली क्यों, अच्छा ये बताओ क्यों मिक्स सप्लाई हो सकता है? बहुत अच्छा तुमने कहा, मोबाइल चार्जर क्यों मिक्स सप्लाई हो सर कि सकता है? चार्जर को सर अलग से भी परचेज करते हैं सर, ज्यादातर परचेज ही यस, करते हैं। तो यही बात हो रही है कि अगर कंपोजिट नहीं है तो कंपोजिट जो है वो मिक्स सप्लाई का वर्ड यूज हो सकता है। जैसे मोबाइल अलग बिक गया, चार्जर अलग सेल हो गया। मगर जो मिक्स सप्लाई के कंटेंट हैं वो कंपोनेंट होकर के कंपोजिट सप्लाई के लिए यूज नहीं होंगे, इसका मतलब ये है। ओके, अच्छा, ओके आगे बढ़े। नेक्स्ट आते हैं टाइम ऑफ यस। सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई एक पूरा अलग चैप्टर है, इसमें दिक्कत हो सकती है तो आपको रटना पड़ सकता है, मगर मैं टाइम ऑफ सप्लाई को थोड़ा सा बता देता हूँ, कुछ आइडिया हो जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई जो है बेटा, वो रिलेटेड होती है गुड्स से और सर्विस से। टाइम ऑफ सप्लाई के पैरेलल एक और टर्म चलता है, उसको हम बोलते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। दोनों अलग चैप्टर हैं, अलग से पढ़ेंगे। प्लेस ऑफ, मगर यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट समझना है तो इसलिए बता दे रहा हूँ। तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो भी जी गुड्स लिख देता हूँ, और ये सर्विस के लिए एस लिख देता हूँ, इनके लिए अलग अलग है। सर ये तो ठीक है, मगर ये होता क्या है? देखिए, प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब आप लखनऊ में है, लखनऊ में आपने गुड्स को सेल किया और बंदे ने आपसे परचेज कर लिया, मगर वो इसकी डिलीवरी सीतापुर में चाहता है, तो आप उसके घर पे सीतापुर पे डिलीवरी दे रहे हैं, तो प्लेस बदल गई कि नहीं बदल गई? इसलिए इसको बोलते यस। हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। सर बदल गई तो इससे क्या फर्क पड़ता है? बेटा, गुड्स और सर्विसेज में प्लेस ऑफ सप्लाई की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसी पॉइंट से ही हम समझते हैं कि टैक्स कहाँ पे चार्ज करना है। ठीक उसी तरह टाइम के ऊपर भी होता है कि हमें किस जगह पे टैक्स को चार्ज करना है। सर टाइम का क्या मतलब, घड़ी में 9 बजे हो तो चार्ज करना है, ये टाइम नहीं बेटा। टाइम का मतलब है कि जो गुड्स या सर्विसेज हैं, तो इनके साथ में कभी कभी एडवांस भी होता है। जैसे मान लो गुड्स हैं, तो गुड्स आपको परचेज करने हैं। परचेज कब करने हैं? आप कह रहे हैं कि इसको हम नेक्स्ट मंथ में परचेज करेंगे। क्यों नेक्स्ट मंथ में परचेज करेंगे? इसकी कई वजह हो सकती हैं। आपका मन नहीं कर रहा, आपने भी बुकिंग करा ली, तब आपकी बर्थडे होने वाली है, तब उस दिन आप रिसीव करेंगे। या एक वजह हो सकती है सप्लायर की तरफ से कि अभी बुकिंग चल रही है और इसको 2 महीने 3 महीने बाद ही हम दे सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में किया गाड़ी आई, किया का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, 4 व्हीलर है, कार है, तो उसकी अगर बुकिंग कराई गई तो तुरंत नहीं दिया गया, इसलिए पहले बुकिंग कराई गई कि आगे कुछ दिन बाद। मारुति के भी कैसे पार्ट में होता था, और आपको यकीन नहीं होगा, तब आप शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे, एक स्कूटर बजाज का चलता था, नाम था चेतक। अपने घर में आप पूछिएगा कि क्या चेतक कोई स्कूटर बजाज का आता था? आज जिनकी पल्सर गाड़ियां आती हैं, तो जो बजाज चेतक स्कूटर था वो इतना ज्यादा डिमांड में था, फेमस था, कि उसकी बुकिंग जो है वो 6 6 महीने की होती थी। अगर किसी को शादी में दहेज में, आप कहेंगे दहेज सर गलत बात है, तो मान लो गिफ्ट में भी अगर किसी को देना है तो उसके लिए स्पेशल कार्ड लग जाता था, और फिर उस सीक्वेंस में बुकिंग करा करके रखनी पड़ती थी, तब जाकर के गिफ्ट दे पाते थे। तो अब देखिए, बुकिंग जब होगी तो बुकिंग फ्री में तो होगी नहीं, तो बुकिंग के टाइम पर एडवांस दिया जाएगा। तो अब जब ये एडवांस पेमेंट आ जाएगा बुकिंग के टाइम पर, तो ऐसा है नहीं कि ऐसा कुछ इसमें हो, तो अब मतलब रिटर्न देना पड़ेगा, तो रिटर्न पे देंगे तो उस जगह पर ये पेमेंट वाउचर, पीवी बस लिख दे रहा हूँ, बहुत है, पेमेंट वाउचर यहाँ से इशू करेंगे। तो जैसे ही पेमेंट वाउचर इशू करेंगे तो उसमें सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग होगी कि कौन सेलर है, कौन परचेजर है, टैक्सेबल पर्सन है, कौन सा गुड्स है, कितने रुपए का है, क्या टैक्स रेट है, कंपोजिट में है कि मिक्स्ड में है। तो ये सब चीज़ें टाइम से रिगार्डिंग है, और उसी समय ही इसके ऊपर टैक्स लग जाता है। तो अब हम इस टाइम, अब टाइम आप समझ गए कि किस समय की बात हो रही है। यहाँ पे नेक्स्ट मंथ में
ये प्लेस ऑफ सप्लाई हो सकता है, सीधे घर पे हो सकता है, डिलीवरी हो जाए। तो अब देखिए टाइम ऑफ सप्लाई, इफ द प्रिंसिपल सप्लाई इज सर्विस, दोनों मैंने अलग अलग बताए ना, गुड्स तो अभी सर्विस की बात हो रही है, इधर एस लिखा था इसलिए फिर एस लिख देता हूँ। इफ द प्रिंसिपल सप्लाई इज सर्विस देन द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी एज पर द सर्विस रूल। तो अब इसका जो भी सर्विस देते समय में रूल डेवलप हुआ, ऐसा रूल क्या है आपको नहीं जानना, क्वेश्चन में भी नहीं गिवन होगा, प्रैक्टिकल अभी आप कर नहीं रहे हैं, तो सर्विस रूल है उसके अकॉर्डिंग। एंड इफ द प्रिंसिपल सप्लाई इज गुड्स देन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम रूल ऑफ गुड्स विल बी एप्लीकेबल। तो यहाँ के लिए रूल लगेंगे वो गुड्स के लिए लगेंगे, और यहाँ के लिए रूल लगेंगे वो सर्विस के लिए रूल लगेंगे। मैंने आपको बता दिया गुड्स का एक एग्जाम्पल ले करके कि अगर एडवांस है तो बेटा उसी समय से ही यूज कर लिया जाएगा। आगे आते हैं यही मिक्स्ड के लिए, इफ द सर्विसेज इंक्लूड्स इन द बंडल हैव द हायर रेट ऑफ जीएसटी देन द टाइम विल बी डिटरमाइंड एज पर द सर्विस रूल। तो ये एक साथ दो पॉइंट भी हो गए कि जब भी बंडल है सर्विस का तो उसमें जिसका हायर रेट होता है हम उस सर्विस को ले लेते हैं और उसी समय के हिसाब से वर्क करते हैं जब हमने बंडल को सेल किया। जब बल्कि इफ द रेट ऑफ जीएसटी ऑफ गुड्स आर हायर द रूल ऑफ गुड्स एप्लीकेबल इन डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइम। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, गुड्स की। कल मैंने एग्जाम्पल बहुत ढंग से इसको दे करके समझाया था, इस पर समय ज़्यादा नहीं ले रहे कि अगर बंडल में गुड्स हैं तो उनको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट देख करके, उनके अमाउंट को देख करके, सर्विस हैं तो कैसे हम यूज़ करेंगे। तो कुल मिला करके समरी में बस इतना याद रखिएगा, सर्विस आए तो रूल के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, और अगर गुड्स आए तो जो डिटर्मिनेशन है उनका टाइम रूल उसके अकॉर्डिंग उसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर है 9th डेफिनेशन। सर ये बेटा क्यों डिफरेंस नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों तो बेटा अलग अलग डिफाइन है, डिफरेंस का बेस तो बन गया। तो इस वजह से शायद आपको याद हो 2 सबसेक्शन 30 के लिए मैंने एक तरीका बताया था। क्या बताया था, 2 तो जर्नल है, जर्नल का मतलब, जनरल का मतलब मैक्सिमम जितने भी एक्ट हैं उन सब में जितनी भी डिफिनेशंस होती हैं वो सब सेक्शन 2 में ही गिवन होती हैं, तब तो ये जर्नल का पार्ट हो गया, इसलिए 2 तो नहीं याद रखना। 30 के लिए मैंने एक हिंट दिया था कि ईयर के एंड तक की पढ़ने की जरूरत ना पड़े और आपको याद हो, अगर रिवाइज किया होगा तो वो हिंट याद होगा, ट्रिक याद होगी। मैंने क्या बताया था कंपोजिट के लिए, सर ABC सर, C अरे थर्ड वाह, नंबर। वेरी गुड वेरी गुड। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मारिया। मारिया, बहुत सही, इसका मतलब तूने बहुत सही सुना था, ट्रिक दी थी मैंने बिल्कुल सही कि अल्फाबेट को पकड़ लीजिए ABC, सी जो है वो तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में 3 स्ट्राइक करेगा और ये सेक्शन जो है सब अंडर सेक्शन 30 में आ जाएगा। अरे वाह मारिया, तुमने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया। और इसके जस्ट अपोजिट में मिक्स सप्लाई जो है उसको मैंने आपको याद करने को दिया था कि आप इसको याद कर लीजिएगा, अगर किसी के मन में कोई ट्रिक आए तो वो हमको ज़रूर बताइएगा और मैं आप सब लोगों के साथ उस ट्रिक को शेयर करूंगा। तो 74 याद हो जाएगा और 30 जो है वो ट्रिक की हेल्प कर देगा। या किसी के मन में 74 को याद करने की कोई ट्रिक निकल करके आई है तो बता दे। नहीं आ रही? नो। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए, ऑब्जेक्टिव आ जाए, तो आप 230 को याद रखिएगा और ध्यान से देखिएगा। कंपोजिट जो सप्लाई है, कंपोजिट, तो कंपोजिट के लिए COMPOSITE, कंपोजिट के लिए मैंने आपको बताया कि आप इसमें से इस पहले अल्फाबेट को स्टार्टिंग वाले को पकड़ लीजिए, तीसरे नंबर पे आता है, तो कहीं ना कहीं ये आपको इसको हिंट करा देगा, ये आपने देख लिया। मैं ठीक इसकी जगह पर मिक्स्ड पे जाता हूँ, देखो ये भी कुछ ना कुछ आपको बताएगा। मिक्स्ड कंपोजिट में शुरू में उठाया था
इसमें लास्ट में हमने उठा दिया अल्फाबेट, इसका सी, इसका आखिरी में डी। तो एक पॉइंट तो आपके दिमाग में देखिए जा सकता है। तो इस तरीके से 4 आपके दिमाग में रहेगा, 70 भैया याद कर लेना। अब बाकी जिसको जैसा याद हो वो तरीके से कर लेगा। अच्छा, तो ये हम लोगों ने डिफरेंस की बात कर ली। डिफरेंस में यस मैंने सर। चलते चलते 74 में 4 तो आपको याद दिलवा दिया। अब आखिरी में क्या सर, इसमें सिर्फ सिमिलरिटीज भी कुछ हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती बेटा, सिमिलरिटीज भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। नंबर 1, बोथ आर सप्लाइड इन बंडल। ये तो क्लियर है ना कि दोनों बंडल में ही आते हैं। बस इस बंडल का बेसिक डिफरेंस यस क्या सर। है कि जब कंपोजिट सप्लाई होगी और मिक्स सप्लाई होगी, तो बेटा मिक्स कंपोजिट सप्लाई में इन सब का नेचर कैसा होता है? ये सब कौन से होते हैं? डिपेंडेंट। और मिक्स सप्लाई में सर क्या होते मिक्स्ड हैं? अपलाइन में इंडिपेंडेंट हो गए। तो ये इंडिपेंडेंट आ जाएंगे। आते हैं सेकंड, बहुत बढ़िया, फर्स्ट पॉइंट सिमिलर हो गया है तो बंडल ही, फिर अंदर अलग अलग पार्ट है। सेकंड सिमिलरिटी, सप्लाईज ऑफ गुड्स आर इंक्लूडेड इन बोथ। थर्ड, सप्लाई ऑफ सर्विसेज इंक्लूडेड इन बोथ। क्या मतलब सर? बेटा गुड्स एंड सप्लाई चैप्टर पढ़ रहे हो, तो गुड्स एंड सप्लाई चैप्टर में दोनों पे ही हम लोग गुड्स और सप्लाई की बात करते हैं। तो ये इनके अंडर में क्या हो गया? इसकी सिमिलरिटी हो गई। बाकी सर और भी कोई सिमिलरिटी है? देखो ढेर सारी सिमिलरिटी दिख रही है मुझको, तो आपको भी दिख रही होंगी, तो इनको भी कवर अप कर लेते हैं। अब इसके लिए 6 पे आते हैं। 1 2 4 इन अ बंडल ए पार्ट में भी गुड्स और में भी ए पार्ट ऑफ सर्विसेज। दोनों ही बंडल में गुड्स अलग हो सकते हैं, सर्विस अलग हो सकती हैं, या फिर दोनों को मिला करके इनका एक प्रपोर्शन बना करके भी काम किया जा सकता है। कोई मुझे बताएगा कि बंडल अगर हो मिक्स्ड का, तो उसमें गुड्स और सर्विस का कोई एग्जांपल बताएगा? बंडल हो मिक्स्ड सप्लाई का, तो इस बंडल में गुड्स और सर्विसेज का कोई बच्चा एक एग्जांपल बताएगा? सर जैसे कि ट्यूशन, सर उसमें वो पढ़ाते तो सर्विस देते हैं, बाकी का अगर कुछ प्रोवाइड करें आर्या स्टडी बोल रही हो मटेरियल या। क्या? यस सर। बहुत जबरदस्त ढंग से कंसंट्रेट लगा करके कंसंट्रेशन से तुमने सुना है। ठीक बेटा, वेरी गुड, बहुत शानदार। अच्छा, थैंक यू फिफ्थ सर। पे आते हैं। इन बोथ केसेस सप्लाई ऑफ बंडल आर डन टूगेदर। इसका मतलब है कि जब डिलीवरी होगी तो पूरी चीज शॉप से एक ही बार निकल करके जाएगी। ऐसा नहीं कि एक बार जो है शॉप से भाग गए, दोबारा फिर आए ले गए, पहले टीवी ले गए, फिर बॉक्स ले गए, फिर उसकी पैकिंग मटेरियल ले गए। तो ऐसा कंपोजिट में भी नहीं है और ऐसा मिक्स में भी नहीं है, एक ही साथ बंडल डिलीवर होगा। बोथ द सप्लाई आर टैक्सेबल इन नेचर। तो जो सप्लाई का पार्ट है वो टैक्सेबल होना चाहिए, एग्जाम्प्ट है तो कोई मतलब ही नहीं। बोथ द सप्लाई आर टैक्सेबल अंडर जीएसटी। तो यहाँ पर दो टर्म दे दिए गए कि एक नेचर को डिफाइन कर रहा है और एक हमारे पास जीएसटी के अंदर टैक्सेबल रेट को। पॉइंट नंबर 8, बोथ हैज ओनली वन प्राइस ऑफ होल सप्लाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था डिपार्टमेंटल स्टोर का भी, कि जिसमें आप खुद जाते हैं और अपनी मर्जी से गुड्स इकट्ठा करके एक आखिरी में फाइनल बिल बनवाते हैं। मैंने कहा था कि इस पर कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि मिक्स्ड हो या कंपोजिट सप्लाई हो तो जो सेलर होता है वही एक ही बिल जनरेट करता है और उसी की तरफ से ही पूरा पैकेज बना कर रखा जाता है। जब बल्कि आप खुद अगर डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हैं तो पैकेज ऑलरेडी नहीं बना होता, आप कुछ दाल लेते हैं, कुछ सब्जी लेते हैं, कुछ और मटेरियल जरूरत की चीजें लेते हैं, फिर आकर के एक बिल बनवाते हैं। तो वन प्राइस ऑफ होल सप्लाई, सबका एक ही प्राइस होगा। 9th है, बोथ आर द पार्ट ऑफ सप्लाई। सप्लाई मतलब सेल्स, तो सेल्स ही तो हो रहा है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, इसलिए सप्लाई वर्ड यूज किया गया। 10th है, बोथ आर कवर्ड अंडर द जीएसटी एक्ट 2017।
दोनों के लिए सेम एक्ट है, ये भी कॉमन बात है। 11th है बोथ आर अवेलेबल इन प्रैक्टिस इन द मार्केट। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मिक्स्ड की ही प्रैक्टिस करते हैं रियल लाइफ में और बुक में सिर्फ कंपोजिट को पढ़ते हैं। दोनों बुक में भी हैं और दोनों प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज किए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12, बोथ आर एक्सेप्टेड बाय कस्टमर। ये भी करेक्ट है। कस्टमर के ऊपर है कि वो कैसे परचेज करता है, चाहे तो वो मिक्स्ड को परचेज कर ले, चाहे तो कंपोजिट को परचेज करे। देन 13, ऑल सप्लाईज कैन बी गुड्स, ऑल सप्लाईज कैन बी सर्विसेज। बात भी सही है। पहली चीज की सप्लाई गुड्स की भी होती है और सर्विस की होती है, ये भी अपने आप में एग्जाम्पल है। और जो पूरी सप्लाई हो रही है, मतलब जो टोटल सेल हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स का ही एक बंडल हो सकता है, या फिर सर्विसेज का ही, सिर्फ सर्विस का भी एक बंडल हो सकता है, या फिर मिक्सचर का भी बंडल हो सकता है। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने इसमें कवर अप करा है कि क्या डिफरेंसेस हैं और क्या हम लोगों के पास जो है इसमें सिमिलरिटीज हैं। अब डिफरेंस और सिमिलरिटीज के बाद में ये कंटेंट जो है, टॉपिक, वो पूरा का पूरा बेटा कवर अप हो जाता है। इसके बाद में सर इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कुछ वो भी बता दिया जाए। तो देखिए यहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आपके पास गिवन है। लॉन्ग क्वेश्चन सिंपल मिक्स्ड के ऊपर हो सकता है, सिंपल सप्लाई के ऊपर। पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, व्हाट इज ए कंपोजिट सप्लाई, तो आप यहाँ कंपोजिट सप्लाई की मीनिंग लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं। सर आप दो बातें कर रहे हैं कि इसमें डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, मीनिंग लिख सकते हैं, हमें क्या लिखना चाहिए? बेटा डेफिनेशन लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, मगर डिफाइन करने को प्रॉपर नहीं कहा गया तो क्यों टिपिकल करेंगे? जिनको रट जाए, याद हो जाए, तो वो लोग जो है डिफिनेशन को कर लें, और जिनको नहीं याद हो पा रहा है, बस सेक्शन का नाम ही थोड़ा बहुत याद है, अपनी लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है ऐसे क्वेश्चन में आप डिफाइन नहीं करके अगर मीनिंग करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा और नंबर आपको मिल जाएंगे। तो सर वो डेफिनेशन जो आपने बताई थी वो हमें किस हालत में रखनी है? जब बेटा व्हाट की जगह क्वेश्चन में आ गया डिफाइन कंपोजिट सप्लाई, तब तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तब तो डिफाइन कंपोजिट सप्लाई में आपको 2 और सब सेक्शन 30 में दी गई डेफिनेशन को ही लिखना होगा। डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड वैसी ही चलती है, और जब व्हाट में है तो आप डिफाइनेशन को लेकर के अपनी मीनिंग का यूज करके आंसर लिख सकते हैं, इससे आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। आगे कह रहा है हाउ वुड द टैक्स लायबिलिटी बी डिटरमाइन इन सच केसेस। तो टैक्स लायबिलिटीज के केस में मैंने जब कंपोजिट पढ़ाया था तो भी मैंने आपको अलग अलग गुड्स बताए थे, उनके रेट बताए थे, एग्जेम्प्टेड के बताए थे, एग्जाम्पल भी दिया था, और मिक्स्ड वाले वीडियो में तो दोनों ही दिए थे। मिक्स्ड में एक बार फिर से कंपोजिट का दिया था और एक मिक्स्ड का दिया था। तो उस वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर आपका रेडी हो जाएगा। सेम थिंग इसी तरह पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, व्हाट इज मिक्स सप्लाई। देखो फिर से व्हाट है, डिफाइन नहीं है। तो जब व्हाट है तो बस आपको अगर इतना याद है कि 2 सबसेक्शन 74 में दिया गया है, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं आंसर कैलकुलेशन क्या होगा। देन हाउ वुड द टैक्स लायबिलिटीज डिटरमाइन। तो जब टैक्स लायबिलिटीज डिटरमाइन की बात मैं फिर बोलूंगा, ये आप जो देख रहे हैं ये लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 जो हो चुका है, तो सेकंड वाला जो लेक्चर है उसमें आपको दोनों के ही एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जिसको अपनी लैंग्वेज में आप यूज करके लिख सकते हैं। एक बात यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर बच्चों आप लोग वीडियोस देखते हैं और आपको सही लगता है, तो जैसे नॉर्मल हर वीडियो में लोग कहते हैं कि इसको आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, या फिर इसको आप लाइक कर दीजिए चैनल को। मैं चलिए सब नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा अगर आपको अच्छा लगे तो उसमें कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हम जैसे लोगों का मोटिवेशन बना रहता है कि हाँ सर आपने ठीक काम किया है, बच्चों को कुछ कुछ समझ में आ रहा है, पसंद कर रहे हैं। तो कमेंट के ऊपर बेटा ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3 क्वेश्चन का, इसमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। सर इसमें क्या लिखेंगे? बेटा आज ही तो पढ़ा है हम लोगों ने, तो जो आज की क्लास है वो पॉइंट नंबर 3 के लिए। तो तीनों लेक्चर से आपके 3 ये लॉन्ग क्वेश्चन रेडी हो जाते हैं, एक बार रिवाइंड करके पढ़ लीजिएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। शॉर्ट पे आते हैं सर, जो शॉर्ट नोट्स आएंगे स्टार्टिंग में उनकी बात हुई। शॉर्ट नोट बेटा बड़े आसान है क्योंकि 5 मार्क्स में आपके यहाँ आते हैं, और स्मॉल स्मॉल लिखना है तो डायरेक्टली क्वेश्चंस होते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन किस तरीके से हो सकते हैं, ये भी बहुत ही ईजी टास्क है, कोई बहुत टिपिकल टास्क नहीं है। तो शॉर्ट नोट्स जो मेन मेन पॉइंट्स हैं
क्या क्या मेन पॉइंट, जैसे कंपोजिट एक मेन पॉइंट हो सकता है, मिक्स्ड हो सकता है, नेचुरल बंडल तो भी पूछा ही हम लोगों ने, और मारिया मारिया नाम था जिसने नेचुरल बंडल का आंसर दिया था। इसी तरह फोर्थ है डिटर्मिनेशन टाइम ऑफ कंपोजिट, तो मैंने टाइम भी बताया, टाइम ऑफ मिक्स बताया। अगर आप टाइम को भूल भी जाते हैं तो आगे आने वाले समय में हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर करेंगे, तो उस चैप्टर में से ये कॉन्सेप्ट अपने आप और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके कुछ शॉर्ट के क्वेश्चंस हैं जिनको कि आपको रेडी करना होता है। सिक्स्थ है डिटर्मिनेशन अंडर द कंपोजिट सप्लाई। वही डिटर्मिनेशन जब हो तो आप वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे। बेटा एग्जाम्पल जरूर लिख लीजिएगा, मैंने ABCD करके 5 एग्जाम्पल दिए थे, उनके रेट लगाए थे। बस ये मम्मी पापा वाला एग्जाम्पल पार्टी वाला मत दीजिएगा, ये सिर्फ आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए दिया था, आंसर लिखने के लिए जो बिजनेस वर्ल्ड का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है हम लोगों को वो लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 7 मिक्स सप्लाई का डिटर्मिनेशन है, इसको भी हम लोग ऐसे कवर अप करेंगे। तो आप बताइए किसी बच्चे को कुछ खास पूछना है, किसी के मन में किसी तरह का कोई डाउट लग रहा है? तो एक बार इसको पढ़िएगा जरूर, देखिएगा, हो सकता है कि अभी आपको कोई डाउट नहीं लग रहा हो, मगर बाद में अगर कोई डाउट जनरेट होता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर दूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।